देखो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है वो है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास सिंपल सा लॉजिक है, जब आपका बॉडी मूव करेगा तो उसके साथ साथ उसका सेंटर ऑफ मास भी मूव करेगा। ओके, सिस्टम ऑफ मासेस मूव करेंगे तो उनका सेंटर भी जो है वो मूव करेगा, एक्सेलरेट करेगा। वो हम लोग को फाइंड आउट करना है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में। ऐसा कुछ कोई बड़ी चीज नहीं है, आप इजीली समझ सकते हो क्योंकि आपको ये फॉर्मूला पता है। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला आपको पता है, ये होता है m1r1 पोजीशन वेक्टर प्लस m2r2 डैश डैश अप टू mnrn। ओके, लाइक दिस, डिवाइडेड बाय टोटल मास। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में, m1 प्लस m2 प्लस अप टू टोटल मास mn। अगर मैं क्या करूं कि ये अगर आपका पोजीशन वेक्टर है और इस इक्वेशन को मैं अगर एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो ये बन जाएगा d पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास बाई dt। dr बाई dt इसी को तो कहते हैं वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसका मतलब ये हो गया कि दिस इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ देखो m1, उसी तरह से यहाँ लिखोगे dr1 बाई dt तो ये बन जाएगा v1 प्लस ये हो जाएगा m2, दिस इज v2। इसी तरह से ऐड कर दो, जहां जहां r लिखा हुआ है वहां पर वेलोसिटी वेक्टर लिख दो, mn vn डिवाइडेड बाय टोटल मास। ओके, दैट इज m1 प्लस m2 लाइक दिस mn। ठीक है, ज्यादा कुछ एफर्ट नहीं लगाना है, एक बार और डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये आपको मिल जाएगा d वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बाई dt। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला बन गया m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस डैश डैश, सारे मास को उसके एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दो n डिवाइडेड बाई टोटल मास। ओके, लाइक दिस टोटल मास। क्वेश्चन करेंगे इस पर और क्लियर हो जाएगा। ठीक, देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पर 3 बॉल हैं, डिफरेंट मासेस हैं, 2 kg 3 kg एंड 2 kg। डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर इनको थ्रो किया गया। इसको हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया 2 मीटर पर सेकंड से, इसको थ्रो किया गया 3 मीटर पर सेकंड से और इसको इंक्लाइन थ्रो किया गया 37 डिग्री पर 10 मीटर पर सेकंड से। आपको बताना है इसके सेंटर ऑफ मास का, इस पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम का फॉर्मूला है m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3, v3 तक लिखेंगे 3 पार्टिकल है। ओके, डिवाइडेड बाय सबका मास ऐड करो m1 प्लस m2 प्लस m3 हो गया। ठीक है, पहला बॉडी का मास कितना है 2 kg, इसका वेलोसिटी वेक्टर क्या है, वेलोसिटी वेक्टर है 2, डायरेक्शन क्या है i कैप, हॉरिजॉन्टली जा रहा है i कैप, प्लस सेकंड बॉडी का मास कितना है 3, इसका वेलोसिटी वेक्टर क्या है, ये ऊपर थ्रो किया आपने वर्टिकली अपवर्ड तो 3j कैप, प्लस m3 का मास है 2 kg। इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, ये इसका x कंपोनेंट, ये इसका y कंपोनेंट। x में इसका स्पीड हो जाएगा 10 cos 37 डिग्री, cos 37 का वैल्यू होता है 4/5 तो ये हो जाएगा 8। ओके, तो आप इसको लिखोगे 8 i कैप प्लस ये ऊपर में हो जाएगा 10 sin 37 डिग्री, sin 37 का वैल्यू होता है 3/5 तो ऐड करोगे तो ये 6 हो जाएगा, 6j कैप डिवाइडेड बाई टोटल मास। टोटल मास हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 2, आई को आई के साथ ऐड करो, जे को जे के साथ, ये हो जाएगा आई थिंक 4i कैप, ये हो जाएगा 9j कैप प्लस 8 टू 16i कैप प्लस 6 टू 12j कैप डिवाइडेड बाई 7। और फर्दर इसको सॉल्व कर दो, ये आई कैप है, ये भी आई कैप है, ये हो गया 20i कैप, 20i कैप प्लस ये हो जाएगा आपका 21j कैप, ये हो गया बाई 7 इज द आंसर। ओके, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर देना। ओके, दैट इज 20/7 i कैप प्लस 21/7 j कैप। ओके, तो इसको वैसे सॉल्व कर सकते हो, 7 3 बार में कैंसिल हो रहा है, 20/7 i कैप प्लस 3 j कैप। इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना होगा तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज 20/7 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। अगर आपको एंगल फाइंड आउट करना है तो tan अल्फा इज इक्वल टू, मैंने कई बार बताया y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट, y कंपोनेंट कितना है 3 और x कंपोनेंट कितना है 20/7, दिस इज 21/20 तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 21/20 इज द डायरेक्शन। तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, देखो क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पुली है, फिक्स्ड पुली, इसके अबाउट 2 मासेस सस्पेंडेड है
1 kg एंड 2 kg। इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आपको बताना है, ठीक है। हमको फॉर्मूला तो पता है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है दो बॉडी के लिए m1a1 प्लस m2a2, ओके, बाई टोटल मास m1 प्लस m2। पहले हम लोग को इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, इस सिस्टम का एक्सेलरेशन, दैट इज ये कितने एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, ये पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ओके। इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा इसका सॉल्व कैसे करना है, अप्रोच आ जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर प्योर एनएलएम का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है, जस्ट जो हम लोग ने एनएलएम में पढ़ा था कि हम लोग पहले इसका एफपीडी ड्रॉ करेंगे, ओके, दिस इज एम जी, दिस इज टेंशन। इसका इक्वेशन अगर आपको लिखना होगा तो लिखोगे एम जी माइनस टेंशन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरह से अगर आपको इसका एफपीडी बनाओगे तो इसमें नीचे एक्ट कर रहा है एम जी, ऊपर एक्ट कर रहा है टेंशन, ओके। बॉडी जो है वो ऊपर जा रहा है, ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए इक्वेशन लिखेंगे टी माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे, कई बार हम लोग ने किया है एनएलएम चैप्टर में। इक्वेशन 1 और 2 को जब आप ऐड करोगे टेंशन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जी कॉमन हो जाएगा और कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इज इक्वल टू ए कॉमन हो जाएगा, एम प्लस एम, लाइक दिस। तो जी, इस कैपिटल एम का वैल्यू दिया हुआ 2, ये 1 kg इज इक्वल टू ए, दिस इज 2 प्लस 1, एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया g/3, एक्सेलरेशन का वैल्यू आया g/3, मतलब ये g/3 एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है और ये g/3 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब फर्स्ट बॉडी दैट इज a1 का जो वैल्यू है, फर्स्ट बॉडी a1 का जो वैल्यू है वो है g/3 अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज j कैप, और a2 ये बॉडी जो है नीचे जा रहा है g/3 से, तो माइनस j कैप। वैल्यू यहाँ इक्वेशन 1 में पुट कर दो, आंसर मिल जाएगा आपको। इसमें हम लोग वैल्यू पुट करने वाले हैं, फर्स्ट बॉडी जो है 1 kg, इसका एक्सेलरेशन है g/3 j कैप, प्लस सेकंड बॉडी 2 kg, इसका एक्सेलरेशन है माइनस g/3 j कैप, डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल मास 1 kg प्लस 2 kg, ये हो जाएगा g/3 j कैप माइनस 2g/3 j कैप डिवाइडेड बाय 3, ओके, g/3 और माइनस 2g/3, तो ये माइनस हो जाएगा, तो आपको सिर्फ यहाँ बचेगा माइनस g/3 j कैप बाई 3, दैट इज माइनस g/9, माइनस g/9 j कैप। इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का जो वैल्यू है वो g/9 है, और माइनस ये आने का मतलब ये हो गया कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ओके। अगर इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड आपसे पूछा जाता तो आप इसमें सिंपली लिखते हैं g/9 इज द आंसर, ओके। अगर एक्सेलरेशन वेक्टर पूछा जाएगा तो डायरेक्शन भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो बॉल है ए और बी, ठीक है, और इन दोनों को जो है प्रोजेक्ट किया गया, इसको वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया गया 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और इसको वर्टिकली डाउनवर्ड प्रोजेक्ट किया गया 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर। इनिशियली इन दोनों के बीच में जो गैप था वो 90 मीटर का गैप था। आपको ये बताना है कि मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द सिस्टम, COM ऑफ द सिस्टम, मतलब पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ने मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड किया है, ओके। ये आपको वैल्यू फाइंड आउट। क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा इसलिए जा रहा है क्योंकि यहाँ पर 2 पार्टिकल है, तो इस 2 पार्टिकल का कहीं पर सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। जब ये बॉडी मूव करेंगे तो इनका सेंटर ऑफ मास भी मूव करेगा। सेंटर ऑफ मास मूव करेगा तो वो आपको बताना है कि वो मैक्सिमम कितना हाइट अटेंड करेगा, ये सेंटर ऑफ मास। और क्वेश्चन में एक चीज और मेंशन है कि ए का जो मास है वो 1 kg है, ओके, इसका मास 1 kg है और इसका मास जो है वो 2 kg है, ये क्वेश्चन में मेंशन है। तो क्वेश्चन का अप्रोच कुछ इस तरह से होगा कि पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि ये बॉडी का सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली है कहाँ पर, स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में, जब आपने अभी इसको थ्रो नहीं किया और इसको भी थ्रो नहीं किया, प्रोजेक्ट नहीं किया, स्टार्टिंग में सेंटर ऑफ मास कहाँ पर, ये पहले फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप इन दोनों बॉडी को प्रोजेक्ट करोगे तो सेंटर ऑफ मास जो है वो मूव करेगा, ठीक है, क्योंकि आपको मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो मैक्सिमम हाइट जब अटेंड करेगा सेंटर ऑफ मास, उस टाइम में उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो आपको इसमें एक चीज तो कंफर्म पता है कि वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो 0 है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ओके। और आपको ये भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, ठीक है। और सबसे पहले तो ये भी बताना पड़ेगा कि स्टार्टिंग में सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कहाँ पर है, ओके। तो कुछ इस तरह से
फिर हम लोग को जब ये चीज पता चल जाएगा तो हम लोग ये इक्वेशन यूज करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, लाइक दिस। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करते हैं। टू पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना बहुत ईजी है। इसको लाइन ज्वाइनिंग मैं यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ। ये फर्स्ट मास है 2 kg, और ये सेकंड मास है 1 kg। ओके, गैप कितना है, 90 मीटर का गैप है। मैंने कहा कि स्टार्टिंग में इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो यहाँ पर है, यहाँ पर है सेंटर ऑफ मास, जो पहले वाले मास से कितने डिस्टेंस पर है, r1 डिस्टेंस पर है। ठीक है, r1 का वैल्यू आप डायरेक्ट लिख सकते हो, मैंने कई बार बताया है, r1 इज इक्वल टू m2d बाई m1 प्लस m2। ठीक है, m2 का वैल्यू कितना है 2, गैप कितना है 90, टोटल मास कितना हो गया 2 प्लस 1 3। ओके, तो स्टार्टिंग में देखो आपका r1 का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, ये 2 प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा 3, ये आ जाएगा आपका 60। कितना आ गया 60 मीटर। सेंटर ऑफ मास जो है यहाँ पर 60 मीटर पर है, ये 60 मीटर है। तो यहाँ से कितने मीटर पर हो गया 30 मीटर पर। ओके, तो फिलहाल हम लोग ने ये पता कर लिया है कि आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो ग्राउंड से जो है स्टार्टिंग में 60 मीटर हाइट पर है। ओके, तो फर्स्ट मेरा कंप्लीट। अब आपका सिचुएशन कुछ ऐसा हो गया है, अब आपको दो बॉडी नहीं दिखाई देगा, आपको सिंपली दिखाई देगा कि ये ग्राउंड है। ओके, ये ग्राउंड है और इसके 60 मीटर हाइट पर, 60 मीटर हाइट पर यहाँ पर एक पॉइंट है जिसको मैंने नाम दिया सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस टू पार्टिकल सिस्टम। ठीक, अब मुझको निकालना पड़ेगा कि इस सिस्टम, अभी तो मुझको सिर्फ ये पता चला है कि इसका हाइट कितना है, कितने हाइट पर है। अब मुझको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इस सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना है, ये एक्सेलरेशन। ठीक है, तो देखो इसका एक्सेलरेशन कितना है, अगर मैं पूछूंगा ए बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है, तो बॉडी वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है, तो दोनों में एक ही एक्सेलरेशन काम कर रहा है, दैट इज जी। दोनों फ्री फॉल का एग्जांपल है और फ्री फॉल में एक ही एक्सेलरेशन काम करता है, दैट इज जी। तो ए का भी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, और बी का भी जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जी ऑलवेज एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो चलो डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम लोग क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव मान लेते हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या कहता है, a1 ma प्लस mb ab बाई टोटल मास ma प्लस mb। ओके, इसका एक्सेलरेशन g है, इसका मास 1 है, इसका मास 2 है, इसका एक्सेलरेशन g है, बाई टोटल मास 3 है, ये हो गया 3g बाई 3, कितना है g। लो सेकंड भी सॉल्व हो गया। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो g के ही इक्वल है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, ये g के ही इक्वल आ गया। ठीक है, नेक्स्ट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा, ये वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये भी वैसे यूज करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या लिखेंगे, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, वेक्टर का साइन मत भूलना। ठीक है, बाई एम ए प्लस एम बी। पहला बॉडी का मास कितना है 1 kg। यू ए जो है, यू ए ऊपर जा रहा है कितने स्पीड से, 200 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा है ऊपर। ठीक है, क्योंकि ऊपर के डायरेक्शन को हम लोग ने क्या माना हुआ है, नेगेटिव, क्योंकि जी को हम लोग ने क्या माना था, डाउनवर्ड के लिए पॉजिटिव माना हुआ है। आपकी मर्जी, आप कुछ भी मान सकते हो। तो यहाँ पर लिखोगे -200, चलो हो गया, प्लस m2 सेकंड मास कितना है 2 kg, और ये बॉडी नीचे आ रहा है तो इसके लिए लिखेंगे 50 डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, बाई टोटल मास m1 प्लस m2 दैट इज 1 प्लस 2। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा -200, यहाँ हो जाएगा 100 बाई 3, आंसर आ जाएगा -100 बाई 3, नेगेटिव में आ रहा है। ठीक है, -100 बाई 3 मतलब ये हो गया 100 बाई 3। नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव मैंने किसको माना हुआ, अपर डायरेक्शन को नेगेटिव माना हुआ। ओके, और डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना हुआ। तो ये बॉडी का जो इनिशियल एक्सेलरेशन और सेंटर ऑफ मास है ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक, चलो बस हो गया, सब फाइंड आउट हो गया, यहाँ वैल्यू पुट कर देना है ये वाले इक्वेशन में। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0, इनिशियल वेलोसिटी, अब मतलब सिचुएशन ऐसा कुछ हो गया है कि ये आपका सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, ये ऊपर जा रहा है कितने स्पीड से, 100 बाई 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, इसको मैंने यू सी लिखा है। ये ऊपर जाएगा लाइक दिस, हाईएस्ट पॉइंट पर इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। ओके, ये आपको बताना है कि कितना हाइट ये अटेंड करेगा, और अगर इसका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो जी के इक्वल है। बस ये सिचुएशन सिंपल हो गया। 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखोगे 100 बाई 3, 100 बाई 3, 100 बाई 3 किस में है, माइनस में, वी स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन जो है वो जी के इक्वल है,
और डिस्प्लेसमेंट तो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर, ओके, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 1000/9 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा h, ये कैंसिल, दिस ये 500/9, h का वैल्यू आएगा 500/9, ओके, इज द आंसर, ठीक है, ये मीटर इज द आंसर। तो 500/9 सेंटर ऑफ मास जो है ये मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा 500/9 मीटर, ठीक है, 500/9 मीटर। मगर ये आंसर जो है ये भी सही है, मगर क्वेश्चन अगर ये पूछता कि नहीं बताओ ग्राउंड से कितने हाइट तक जाएगा, ये सिचुएशन कहाँ से था, इनिशियल स्पीड से था, ठीक ना। मगर मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये स्टार्टिंग में ही ग्राउंड से कितने हाइट पर है, 60 मीटर के हाइट पर है। और ये वाला जो आपने सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट किया है वो यहाँ से क्रिएट किया है कि बॉल ऑलरेडी यहाँ पर है सेंटर ऑफ मास, यहाँ से आपने यू स्पीड से थ्रो किया, ये ऊपर गया, यहाँ पर वेलोसिटी इसका 0 हुआ, ठीक है। अगर मैं पूछूंगा कि सेंटर ऑफ मास आपका 500/9 आ रहा है, तो वो यहाँ से आ रहा है ना, इस बेस से, ये रेफरेंस पॉइंट से आ रहा है, कहीं यहाँ पर है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि बताओ ग्राउंड से कितना होगा, तो आपको ऐड करना पड़ेगा इसमें 60 और ऐड करना पड़ेगा। तो h विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर पूछा जाए, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो आपका आंसर हो जाएगा 500/9 प्लस इसमें ऐड कर देना 60 इज द आंसर। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये अपने आप में। अब यहाँ देखो, अब आपको ने न्यूटन्स का सेकंड लॉ पढ़ा है, उसमें आपने देखा है कि मास इनटू एक्सेलरेशन तो फोर्स होता है। इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है फोर्स F1 प्लस फोर्स F2 प्लस डैश 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 फोर्स Fn डिवाइडेड बाई टोटल मास। अगर टोटल मास ऐड करके मैं मान लेता हूँ कैपिटल M आया, इसका मतलब आप ये लिख सकते हो कि A ऑफ सेंटर ऑफ मास मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू M इज इक्वल टू, सभी फोर्स को ऐड करो तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा नेट फोर्स, ओके, नेट फोर्स। तो यहाँ पर फॉर्मूला बन गया नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये कहोगे तो ये तो मैंने पहले भी पढ़ा है, इसमें नई बात क्या है, तो नई बात तो कुछ नहीं है, एक्सप्लेनेशन आ गया। मैंने पहले भी बताया था आपको कि न्यूटन्स का जो लॉ होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इसमें जो एक्सेलरेशन होता है वो किसका एक्सेलरेशन होता था, उसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होता था। तो यहाँ पर ये चीज जो है ना प्रूफ हो गया, ठीक है। देखो हम लोग ने ये पढ़ा कि अगर एक सिस्टम है जिस पर नेट फोर्स जो है वो 0 हो जाए। अब नेट फोर्स 0 कब होता है, जब न्यूटन्स का थर्ड लॉ जो आप देखोगे वहां वैलिड होता है, वहां पर नेट फोर्स 0 हो जाता है। जैसे यहाँ देखो, ये मैंने कहा कि ये मेरा फर्स्ट बॉडी है M1 और ये सेकंड बॉडी है M2, ठीक है। ये इन दोनों का यहाँ पर कोलिजन हुआ, तो जब कोलिजन होगा तो फर्स्ट बॉडी जो है वो सेकंड बॉडी पर आगे फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो ये अगर एक्शन है तो ये इसको पीछे रिएक्शन देगा, दैट इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, दिस इज रिएक्शन। और आपने पढ़ा है कि अगर एक्शन रिएक्शन पेयर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, मैग्नीट्यूड उनका सेम होता है, डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है, ये आपने पढ़ा है, ठीक है। तो अगर मैं आप यहाँ पर से आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्या इस ब्लॉक पर 2 पर या 2 बॉडी पर कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, तो आप कहोगे यस ये फोर्स एक्ट कर रहा है। या फर्स्ट ब्लॉक पर फर्स्ट मास पर कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, यस ये फोर्स एक्ट कर रहा है F12। अगर मैं पूछूं पूरे सिस्टम पर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, ये पूरा सिस्टम है, तो आप कहोगे पूरे सिस्टम पर तो फोर्स तो कैंसिल हो जाएगा, ओके। पूरे सिस्टम पर अगर मैं कहूँ कि नेट फोर्स ऑन द होल सिस्टम, ओके, होल सिस्टम इज इक्वल टू 0, क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, कैंसिल होकर के 0। तो यही मैं यहाँ पर कहना चाह रहा था कि जब आपके सिस्टम पर नेट फोर्स क्या हो, 0 हो, ठीक है। तो जब नेट फोर्स 0 होगा तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये भी 0 हो जाएगा। दिस मींस दैट एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब जब एक्सेलरेशन 0 होता है तो दिस मींस दैट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहीं पर आपको समझना है ये कहना क्या चाह रहा है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट का मीनिंग क्या हुआ। ये कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास कोई सिस्टम है और उसका सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू कांस्टेंट का मीनिंग क्या होता है, ये आपको समझना है डिटेल में, ओके। ये इसका मीनिंग क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस। तो इसका मीनिंग ये है कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, किसके वेलोसिटी में, बॉडी की नहीं, सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा। अगर मान लो आपका जो बॉडी है, ओके, आपका जो बॉडी है, या मैं कहूँ सिस्टम ऑफ बॉडी, बहुत सारे सिस्टम है, ओके, ये 2 सिस्टम है, ठीक है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास था स्टार्टिंग में वो मान लो रेस्ट में था, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन तो वो बाद में भी क्या रहेगा, रेस्ट में ही रहेगा। अगर स्टार्टिंग में रेस्ट में है तो बाद में भी रेस्ट में रहेगा, अगर स्टार्टिंग में मोशन में है तो बाद में भी मोशन में रहेगा। ये चीज कहना चाह रहा है, ओके। फिर से समझो, मैं कह रहा हूँ कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट, कौन से सिचुएशन में, जब आपका नेट फोर्स क्या होता है, 0 होता है।
जब नेट फोर्स जीरो होता है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होता है। इसका मतलब ये हो गया कि स्टार्टिंग में इनिशियली आपका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर जीरो है तो बाद में भी क्या होगा, जीरो ही होगा, ठीक है। और स्टार्टिंग में अगर आपका सेंटर ऑफ मास जो है वो मूव कर रहा है किसी पार्टिकुलर वेलोसिटी से, तो बाद में भी वो क्या होगा, मूव ही करता रहेगा, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं है। इसको एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये मान लो एक बॉम्ब है, ठीक है, ये एक बॉम्ब है, ठीक, इसका मास जो है वो कैपिटल एम है। बॉम्ब फायर हुआ, ब्लास्ट हुआ, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया इस तरह से, ठीक है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो एक पार्ट जो है वो आपने देखा लेफ्ट गया और दूसरा पार्ट जो है वो राइट जाता है, ठीक है। अगर मैं पूछूंगा कि इनिशियली इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ था, तो आप कहोगे इनिशियली इसके सेंटर में था और बिल्कुल रेस्ट में था। इनिशियली जो था आपका जो सेंटर ऑफ मास था वो कहाँ था, रेस्ट में था। तो बाद में भी वो कहाँ रहेगा, रेस्ट में ही रहेगा और इसी पॉइंट पर रहेगा। देखो कैसे, जैसे मैं कहूँ कि इसका जो एक मास जो है वो यहाँ जाएगा, एक मास जो है वो यहाँ चला गया और दूसरा मास जो है वो यहाँ चला गया, ठीक है। तो अगर इन दोनों का मास अभी सेम ही है, m/2 है, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास देखो अभी भी कहाँ पर आएगा, बीच में ही आएगा, ठीक है। तो माना बॉम्ब जो है वो ब्लास्ट हो गया, दो इक्वल पार्ट्स में ये बढ़ गया, मगर इसका सेंटर ऑफ मास अभी भी उसी पॉइंट पर है, ठीक है, अभी भी उसी पॉइंट पर है जहां पर वो पहले था। यही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि बॉम्ब जो ब्लास्ट होता है इसमें जो नेट फोर्स होता है वो जीरो होता है, ठीक है। तो हम लोग ने पढ़ा है कि जब नेट फोर्स जीरो होता है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो कांस्टेंट होता है, ठीक। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होने का मतलब स्टार्टिंग में आपका अगर वेलोसिटी जीरो है, स्टार्टिंग में सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी अगर जीरो है तो बाद में भी सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या होगा, जीरो ही होगा। यही चीज यहाँ पे मैंने प्रूव कर दिया। ऐसा होता है रियल लाइफ में भी, ठीक है। या आप इसको एक क्वेश्चन के थ्रू भी समझ सकते हो। ये तो एग्जाम क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने कहा कि देखो एक बॉम्ब है 5 kg का, 5 kg का बॉम्ब है, ये ब्लास्ट हो गया टू इक्वल पार्ट्स में, ये टू इक्वल पार्ट्स में ब्लास्ट हो गया, या टू अनइक्वल पार्ट्स में ब्लास्ट हो गया। 3 kg, ओके, 3 kg वाला मास जो है वो यहाँ पर गया, ठीक है, 2 kg वाला मास जो है वो यहाँ गया। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि बताओ 3 kg वाला मास जो अगर 2 मीटर दूर गया है तो ये कितना दूर गया होगा, इसका वैल्यू आप फाइंड आउट करो। तो आप कहोगे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि बॉम्ब का ब्लास्ट होना कौन सा सिचुएशन है, नेट फोर्स जीरो वाला सिचुएशन है। और जब नेट फोर्स जीरो होता है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर स्टार्टिंग में बॉम्ब का सेंटर ऑफ मास मिडिल में था और वो रेस्ट में था, ठीक ना, और इस पॉइंट पर था, तो बाद में भी सेंटर ऑफ मास इसी पॉइंट पर रहेगा, बाद में भी सेंटर ऑफ मास इसी पॉइंट पर रहेगा, ठीक है, इस पॉइंट पर ही रहेगा सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास यहीं पर है, बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद भी यहीं पर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, m1r1 इज इक्वल टू m2r2 होता है। सेंटर ऑफ मास के अबाउट मास मोमेंट हमेशा सेम होता है। इसका मतलब 3, और इसको अगर आप 2 मान रहे हो तो ये हो जाएगा 2 और इसका x, ठीक है। ये सॉल्व कर दिया तो x इज इक्वल टू 3 मीटर आया। इसका मतलब समझे कि इस छोटे वाले मास को आपको 3 मीटर दूर ले जाना पड़ेगा, ठीक ना। अब देखो 3 2 6 और 3 2 6, ये दोनों मास मोमेंट क्या है, सेम, यही चीज तो ये कह रहा है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं। अब मैं इसका एग्जांपल आपको देकर बताता हूँ। ये वाला एग्जांपल, जब स्टार्टिंग में आपका सेंटर ऑफ मास मोशन में है तो ब्लास्ट होने के बाद भी सेंटर ऑफ मास जो है वो मोशन में ही रहेगा। इसको मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूँ। ओके, इस टाइप का रॉकेट मार्केट में मिलता है, ओके, खास के दिवाली के टाइम में ये रॉकेट मिलता है, दीपावली के टाइम में इस टाइप का रॉकेट होता है। इस रॉकेट के अंदर कुछ ज्यादा कुछ नहीं होता है, गन पाउडर होता है, ठीक ना, जिसमें फायर होता है, और इसमें एक जो है छोटा सा मास अटैच होता है जो इसको भारी करता है, ठीक ना। ये जनरली मड का बना होता है, सैंड का बना होता है, क्ले का बना होता है। ये इसका पूरा जो वेट होता है ना रॉकेट का, वो एक्चुअली इसी का वेट होता है। बाकी सब मास को आप निगलेक्ट कर सकते हो, वो अंदर में गन पाउडर होता है, थोड़ा बहुत पेपर वगैरह होता है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहीं पर है, इसी में लाई कर रहा है, ठीक ना। जब मान लो आप रॉकेट को इस तरह से लॉन्च करते हो प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह, ऐसे आपने लॉन्च किया, तो एक चीज आप नोटिस करोगे, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये रॉकेट जब फायर होगा ये इस तरह से पाथ को फॉलो करेगा प्रोजेक्टाइल की तरह। मान लो इस पॉइंट पर जो है रॉकेट जो है वो ब्लास्ट कर गया, इस पॉइंट पर ब्लास्ट कर गया, तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि इसका जो सेंटर ऑफ मास था ये वाला, ठीक ना, ये कंटिन्यू रहेगा अपने मास पाथ पर। ये जो सेंटर ऑफ मास है ये अपने पाथ को कंटिन्यू रखेगा। मतलब कहने का ये है कि स्टार्टिंग में आपका जो सेंटर ऑफ मास था ये COM, ये कौन सा मोशन कर रहा था, प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा था। तो बाद में भी ये क्या करेगा, प्रोजेक्टाइल ही मोशन करेगा। अगर इसने प्रोजेक्टाइल मोशन कंटिन्यू स्टार्ट किया है तो ये एंड भी प्रोजेक्टाइल मोशन से ही करेगा। यही कहना चाह रहा है कि स्टार्टिंग में अगर आपका सेंटर ऑफ मास मोशन में है तो बाद में भी वो मोशन में रहेगा। स्टार्टिंग में अगर आपका सेंटर ऑफ मास प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है तो ब्लास्ट होने के बाद भी वो प्रोजेक्टाइल मोशन ही करेगा। ये सिचुएशन कब होता है, जब ये सिचुएशन होता है नेट फोर्स जीरो। हमेशा ऐसा नहीं होता है, जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड होता है तब, ठीक है।
एक और एग्जांपल से मैं इस चीज को समझाता हूँ, मोशन वाले पार्ट को। मान लो आपके पास नाइफ है, इस टाइप का नाइफ है, ठीक है, इस टाइप का आपके पास नाइफ है, लाइक दिस, ओके। इसको जो है आप इस तरह से थ्रो करो, ऐसे करके, ठीक है। तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि जब ये पाथ को फॉलो करेगा, इस तरह से पाथ को फॉलो करेगा, ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन ही करेगा, मगर इसके नाइफ को आप देखना कि क्योंकि ये नाइफ का जो ज्यादा से ज्यादा पोर्शन जो है वो हैंडल की तरफ है, ठीक ना, मतलब भारी पोर्शन जो है वो हैंडल की तरफ है, तो इसका सेंटर ऑफ मास हैंडल की तरफ लाई करता है यहाँ पर। जब आप इसको थ्रो करते हो वर्टिकल एक्सिस में, तो ये नाइफ देखो कैसे जाता है, ये नाइफ का जो सेंटर ऑफ मास है ना, वो हमेशा इसी पॉइंट पर रहेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन के पॉइंट पर ही रहेगा, ऐसे। हाँ, नाइफ का शेप चेंज होता रहेगा, मान लो नाइफ शुरू में स्टार्टिंग में जो है वो इस तरह से होगा, यहाँ पर ऐसे होगा, थोड़ी देर बाद ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, ठीक है, थोड़ी देर बाद ये नाइफ का शेप जो है वो ऐसे हो जाएगा, मगर उसका सेंटर ऑफ मास हमेशा वहीं पर रहेगा, सेंटर ऑफ मास जो है वो हमेशा उसी पॉइंट पर रहेगा और वो प्रोजेक्टाइल मोशन को कंटिन्यू करेगा, देखो घूमते हुए पूरा जाएगा ये, ठीक है, मगर इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो हमेशा प्रोजेक्टाइल मोशन में ही रहेगा, यही चीज ये कहना चाह रहा है, ठीक ना, ये सिचुएशन जो है, ये कॉन्सेप्ट यही चीज कहना चाह रहा है। स्टार्टिंग में सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट में है, जैसे बॉम्ब के केस में, तो बाद में भी वो रेस्ट में ही रहेगा। स्टार्टिंग में अगर वो मोशन में है, जैसे कि इस प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में, तो वो बाद में भी प्रोजेक्टाइल ही मोशन करेगा, ठीक है, जैसे इस केस में, ठीक है। एक एग्जांपल और है, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, आपने देखा होगा एक गेम होता है हाई जंप जिसको कहते हैं। हाई जंप में करना ये होता है, यहाँ पर बार अटैच होता है इस तरह से, यहाँ पर बार होता है और इस बार को आपको क्रॉस करना होता है, ओके। तो एथलीट जो है वो एक टेक्निक का यूज करते हैं, वो टेक्निक ये होता है कि जब उनको जंप करना होता है इस बार के अराउंड, इस बार के अक्रॉस जंप करना होता है, तो वो इस तरह से जंप करते हैं, लाइक दिस, वो अपनी बॉडी को इस तरह से बेंड कर देते हैं, लाइक दिस, आपने देखा होगा, मतलब वो बैक फ्लिप एक तरह से करते हैं, बैक, वो फ्रंट से जंप नहीं करते हैं, बैक करते हैं इस तरह से, अपना जो बैक होता है ना पीछे, उसको इस तरह से बेंड कर देते हैं। ऐसा करने से बेनिफिट ये होता है, ऐसा करने से बेनिफिट ये होता है कि जब ये अपने आप को बेंड करते हैं ना, तो इनका सेंटर ऑफ मास जो है ना वो बॉडी से बाहर आ जाता है और इस रॉड के नीचे आ जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली हुआ क्या कि जैसे ये बेंड करते हैं, इनका सेंटर ऑफ मास जो है वो थोड़ा नीचे आ जाता है। अब मुझको क्या दिखाई देना चाहिए, सेंटर ऑफ मास दिखाई देना चाहिए। अब मुझको ये बताओ, अगर ये बॉडी जो है, अगर ये जो पर्सन है, ये अगर नॉर्मल जंप करता, ठीक ना, नॉर्मल जंप करता है सीधा जा करके, बैक फ्लिप करके जंप नहीं करता, इसको एक्चुअली फ्लॉसबेरी फ्लिप कहते हैं, यूट्यूब पर वीडियो है, जरूर से देखना इसका। तो इस तरह से बेंड करने से बेनिफिट क्या होता है कि इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो बॉडी से बाहर है। अब मैं आपसे एक सिचुएशन पूछता हूँ, ये सेंटर ऑफ मास है और एक सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, ठीक है, मतलब ऐसे इस तरह से पाथ कराना है फॉलो, और एक इस तरह से पाथ कराना है फॉलो, इस तरह से, तो किसमें एफर्ट ज्यादा लगेगा? ऑफ कोर्स पहले वाले एफर्ट में ज्यादा लगेगा, क्योंकि इसमें सेंटर ऑफ मास जो है वो ऊपर है इससे, तो ये पाथ को फॉलो कराने में आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, और ये वाले पाथ को फॉलो कराने में कम एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस केस में सेंटर ऑफ मास जो है वो बार के नीचे रहता है, ऑल्दो आप बॉडी जो है वो बार के ऊपर है, मतलब उसका सेंटर ऑफ मास बार के नीचे होता है, तो ये तो डबल बेनिफिट हो गया ना, एफर्ट भी कम लगाया मैंने और बार को क्रॉस भी कर लिया, ठीक है, इसीलिए ये टेक्निक यूज किया जाता है इसमें। ये एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखा हुआ है और इसके ऊपर एक पर्सन है जिसका मास जो है वो 50 kg है। अगर ये पर्सन जो है वो वन इंड से अपोजिट इंड पर जाता है, तो आप बताओ ये प्लैंक जो है वो कितना पीछे के डायरेक्शन में स्लिप करेगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय प्लैंक व्हेन द पर्सन रीचेज द अपोजिट इंड, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच हम लोग को समझ में ये आ रहा है कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, क्योंकि ये पर्सन आगे जा रहा है, प्लैंक पीछे जा रहा है, ठीक ना, पर्सन जो है वो प्लैंक को पीछे पुश कर रहा है, ये उसका एक्शन है, तो प्लैंक पर्सन को आगे पुश कर रहा है, ये उसका रिएक्शन है, तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, इसका मतलब नेट फोर्स जीरो, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट, ओके, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट। इनिशियली पूरा सिस्टम रेस्ट में था, तो इनिशियली आपका जो सेंटर ऑफ मास था वो रेस्ट में था, तो बाद में भी जब ये पर्सन यहाँ पहुंच भी जाएगा, फिर उस केस में भी आपका सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा, जहां वो पहले था, दैट इज रेस्ट में ही रहेगा। तो बस यही कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और आंसर लेकर आते हैं। मैंने माना कि स्टार्टिंग में जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पर था, और इसको मैंने ऑरिजिन भी मान लिया, मैंने कहा कि स्टार्टिंग में मेरा जो सेंटर ऑफ मास था वो ऑरिजिन पर था, 0,0 पर था, ठीक है। तो इसका मतलब इनिशियली अगर ऑरिजिन पर है, तो फाइनली भी कहाँ पर होगा, फाइनली भी सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा, ऑरिजिन पर ही रहना चाहिए, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। मैं यहाँ पर आपको बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, इसके बाद एक रेडीमेड फॉर्मूला आएगा, उसको याद करना है आपको, उसको अप्लाई करना है नेक्स्ट क्वेश्चन से, ठीक। तो इस अब सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्योंकि यहाँ मोशन एक्स में ही हो रहा है तो सिर्फ मैं एक्स कोऑर्डिनेट लिखूंगा। ये फॉर्मूला कहता है m1x1 + m2x2 बाई m1 + m2, क्योंकि आपका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है, लाइक दिस, ये टर्म 0 हो गया। अब ये कहना चाह रहा है m1x1 + m2x2 = 0, ओके, लाइक दिस। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, m1x1 =
m2x2। एक तो लॉजिक बिल्कुल सही है कि ये पर्सन जो है वो आगे जाएगा तो प्लैंक जो है वो पीछे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो कि अगर मैं कहूँ कि x1 इसका मोशन है आगे, तो x1 को आप क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे, तो x2 जो है वो अपने आप क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ओके, मैं एक ऐसा फॉर्मूला डिराइव करने जा रहा हूँ जिसमें डायरेक्शन को लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो मैं इसके डेरिवेशन में ही एक साइन कन्वेंशन जो है वो यूज कर ले रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर m1 x1 को आपने पॉजिटिव माना है तो m2 x2 को आपको क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये x2 जो है वो नेगेटिव में हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी प्लस था तो यहाँ पर माइनस, अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2। ये आपका एक तरह से फॉर्मूला हो गया इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कहना क्या चाह रहा है। यहाँ पर जो x1 है या जो x2 है ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी डायरेक्ट मत समझो, डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ओके। और अगर आप ये कह रहे हो कि m1 x1 ये अगर लेफ्ट में डिस्प्लेसमेंट है तो ये राइट में डिस्प्लेसमेंट है। अगर आप इसको मान रहे हो कि ये मेरा लेफ्ट डिस्प्लेसमेंट है, लेफ्ट डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो जाएगा आपका राइट में डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये चीज मैं अभी थोड़ी देर बाद एक क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें आपको इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा, लेफ्ट और राइट का इंपॉर्टेंस। अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि फॉर्मूला m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2 है, इसमें x जो है वो डिस्प्लेसमेंट है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अब देखो, अब क्वेश्चन बढ़ाते हैं। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि ये पर्सन जो है, ये जो पर्सन है वो यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, तो आप कहोगे इसने डिस्प्लेसमेंट किया 20 मीटर, मगर प्रॉब्लम ये है कि ये 20 मीटर जो इसने डिस्प्लेसमेंट किया है वो प्लैंक के रिस्पेक्ट में किया है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं किया है, ठीक है। जब ये पर्सन यहाँ से यहाँ जाएगा तो प्लैंक पीछे भी तो जाएगा, जब ये पर्सन यहाँ से यहाँ जाएगा तो प्लैंक पीछे भी जाएगा, ठीक है। तो ये आप जो कहोगे ना कि इसका डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर है, ऑफकोर्स है, मगर विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है, ठीक है। मैंने कहा कि मान लो ये जो प्लैंक है, जब ये पर्सन जो है वो यहाँ से यहाँ गया तो ये प्लैंक जो है वो पीछे चला गया, कितना पीछे गया, मैंने कहा कि x मीटर जो है वो पीछे चला गया, ठीक है, x मीटर जो है वो पीछे चला गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक ये कितना है, 20 मीटर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक आगे के डायरेक्शन में कितना है, 20 मीटर, ठीक। आपको क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए यहाँ पुट करने के लिए, तो ये हम लोग निकाल लेते हैं। फॉर्मूला आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक कितना है, 20, कौन से डायरेक्शन में, आगे के डायरेक्शन में, प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, x है, कितना, पीछे के डायरेक्शन में, तो लिखोगे माइनस x, तो कितना आया ये 20 माइनस x। ये सॉल्व हो गया, बस यहाँ पुट कर दो। यहाँ पर फॉर्मूला है m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2। अगर दो बॉडी इन्वॉल्व है, मैन और प्लैंक, तो यही फॉर्मूला लिखेंगे। ये लेफ्ट के लिए हो जाएगा, ये मान लो राइट के लिए हो जाएगा। लेफ्ट में कौन मूव कर रहा है, प्लैंक, तो प्लैंक के लिए लिखो, प्लैंक का मास कितना है, 10 kg। प्लैंक ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, x, यहाँ लिख दिया x, इज इक्वल टू राइट में कौन मोशन कर रहा है, पर्सन, पर्सन का मास कितना है 50 kg। इसने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना आगे गया है, ये 20 माइनस x, ठीक है। बस सॉल्व कर लो इसको, ये यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस 5x, दिस मीन्स दैट 6x इज इक्वल टू 100, ओके, x इज इक्वल टू 50/3 मीटर इज द आंसर, ओके। अब देखो यहाँ पर जो है थोड़ा सा टाइम बचा सकते हो, कैसे बचा सकते हो वो देखो, ये जो लेंदी प्रोसेस जा रहा है ना, ये काफी लेंदी हो रहा है, ये जो वर्क मैंने किया यहाँ पर काफी लेंदी है, इसको शॉर्ट में भी कर सकते हो। देखो कैसे, ये पर्सन जो है वो आगे जा रहा है, तो इसको ऐसे सीधा ड्रॉ कर दो ना, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, ये हो गया, कितना गया ये 20, चलो प्लैंक कितना पीछे गया, तो प्लैंक पीछे गया, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, ये चाहिए, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका सीधा माइनस कर दो इसको, 20 और ये पीछे जा रहा है माइनस x, डायरेक्ट पहुंच जाओ रिजल्ट, ठीक है। पर्सन जब यहाँ से यहाँ जा रहा है तो ये हो गया आगे, प्लैंक पीछे जा रहा है तो प्लैंक पीछे, तो पर्सन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना आगे गया, तो 20 माइनस x हो गया डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये कह रहा है कि एक बोट है, ठीक ना, इस बोट का वेट भी गिवन है 20 kg का, ये बोट है,
20 kg के इस बोट पर 2 पर्सन है, 80 kg और 60 kg, 10 मीटर का गैप है दोनों के बीच में। तो ये दोनों पर्सन जो है वो मिडिल में आते हैं, ठीक ना। तो बताओ बोट जो है वो कितना डिस्प्लेस होगा और कौन सा डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा। डिस्टेंस ट्रैवल बाय बोट व्हेन बोथ द पर्सन कम इन द मिडिल। ओके, अब क्योंकि ये भी आपको देखने में लग रहा होगा ये एक्शन रिएक्शन पेयर कैसे, क्योंकि जब ये पर्सन जो है ये 80 kg वाला पर्सन आगे बढ़ेगा तो बोट पीछे जाएगा, ठीक ना। या 60 kg वाला पर्सन जो है वो जब आगे बढ़ेगा तो बोट पीछे जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर कॉमन सेंस लगाना है, अगर नहीं लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बोट ओवरऑल कौन सा डायरेक्शन में जाएगा, आगे बढ़ जाएगा थोड़ा सा या पीछे चला जाएगा थोड़ा। तो एफर्ट देखो किसका इफेक्ट जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। 80 kg वाला पर्सन जब आगे जाएगा तो इसका इफेक्ट जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बोट पीछे जाएगा। 60 वाले का जो रिएक्शन फोर्स है वो इतना ज्यादा रिएक्शन ये 80 kg के बराबर नहीं दे पाएगा, तो इसका मास कम है तो इसका रिएक्शन फोर्स भी कम होगा। मान लो आपको ये चीज नहीं पता, तो आप अगर आप मान लेते कि बोट मेरा जो है वो आगे चला गया तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपका नेगेटिव आ जाता, तो आप समझ जाते बोट पीछे गया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने कहा कि मान लो जो आपका जो बोट है वो कितना पीछे गया है, x मीटर पीछे चला गया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन पेयर है तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक ना, कि नेट फोर्स 0, एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी कांस्टेंट। इनिशियली अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट में था तो बाद में भी रेस्ट में रहेगा, स्टार्टिंग में अगर ओरिजिन पर था तो बाद में भी ओरिजिन पर रहेगा, फिर फॉर्मूला डिराइव करो, ठीक ना। तो सीधा फॉर्मूला लिखते हैं m1 x1। ओके, ये वो सारे लेफ्ट को अलग लिखेंगे, राइट को अलग लिखेंगे। ओके, m1 x1। अब देखो ये पर्सन जो है वो आगे जा रहा है, मतलब राइट के डायरेक्शन, ये कहाँ जा रहा है, लेफ्ट, और बोर्ड भी कहाँ जा रहा है, लेफ्ट। तो इस पर्सन को मैं 1 मान रहा हूँ, तो m1 x1 इज इक्वल टू, यहाँ लिखूंगा m2 x2 प्लस m3 x3 हो गया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये जो x1 x2 x3 होता है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है, डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है। अगर ये पर्सन जो है मिडिल में आता है तो आपको लग रहा होगा कि इसने 5 मीटर ट्रैवल किया, ऑफ कोर्स इसने 5 मीटर ट्रैवल किया विद रिस्पेक्ट टू बोट, अगर मुझको क्या पुट करना है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, तो यहीं पर मैं आपको ऐसे कहूंगा कि आप इसको सीधा ऐसे लिखो कि इसने 5 मीटर ट्रैवल किया, इस पर्सन ने, डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पर्सन मैन विथ रिस्पेक्ट टू बोट। बोट कितना पीछे गया, x मीटर पीछे गया, तो इसने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना आगे गया, ये तो 5 माइनस एक्स। ठीक, अब इस पर्सन के लिए लिख रहा हूँ, देखो ये पर्सन इधर गया, कितना गया 5 मीटर, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू बोट। बोट कितना आगे गया, इसी डायरेक्शन में गया है x, तो इसका डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो गया 5 प्लस एक्स। आप चाहो तो ये यूज करो, नहीं तो आपके पास फॉर्मूला है रिलेटिव वेलोसिटी का, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का, वो यूज करो लेंदी वाला। मैं आपको रिकमेंड करूंगा ऐसा यूज करो, थोड़ा टाइम बचेगा आपको। चलो वैल्यू पुट करो, पहला मास कितना है 80 kg, ठीक, इसका डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू, सेकंड मास कितना है 60 kg, इसका डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है 5 प्लस एक्स। थर्ड मास क्या है बोट, बोट का मास कितना है 20, इसका डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है एक्स। अब देख रहे हो कोई माइनस प्लस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ना। बोर्ड पीछे गया है फिर भी मैंने यहाँ पर प्लस ही लिखा है, क्यों, क्योंकि जब मैं ये फॉर्मूला डिराइव कर रहा था तो मैंने साइन कन्वेंशन यूज कर लिया था, ठीक है। ये सारा मोशन राइट वाला इस तरफ लिखा है मैंने और लेफ्ट वाला इधर लिखा है, तो कोई साइन का भी प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में अप्लाई करने में, इस फॉर्मेट को, इस फॉर्मूले को अप्लाई करने में, ठीक है। लेफ्ट को अलग लिखो, राइट को अलग लिखो, बस ध्यान किसका रखना है कि यहाँ पर जो x1 x2 और जो भी x है यहाँ पर वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होना चाहिए। बस सॉल्व कर लो, आंसर 0 0 0 कैंसिल, और ये हो जाएगा 40 माइनस 8x इज इक्वल टू 30 प्लस 6x प्लस 2x। ओके, तो ये हो जाएगा 8x यहाँ पर हो जाएगा 16x इज इक्वल टू 40 माइनस 30 दैट इज x इज इक्वल टू 10/16 मीटर इज द आंसर। और x का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैंने एज्यूम किया था कि ये बोर्ड पीछे जाएगा, तो ये सही एज्यूम है, एजम्पशन मेरा सही था। ओके, और सॉल्व कर लो, 5/8 लिख लो इसको, 5/8 मीटर, 5/8 मीटर लेफ्ट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, ठीक है। नोटबुक तैयार कर लो, नोटबुक आसपास नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी फॉर्मेट पर है, इस बार क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि एक बोट है 20 kg 10 मीटर इसका लेंथ है, दो पर्सन है ए और बी 80 kg और 50 kg। ये पर्सन जो है ए ये मिडिल में आ जाता है और ये पर्सन जो बी है वो एज पर चला जाता है सी पॉइंट पर। तो इस पूरे सिचुएशन में बताओ बोट कितना डिस्प्लेस करेगा और कौन से डायरेक्शन में। जब ए जो है वो मिडिल को पहुंचेगा और बी जो है वो सी पर पहुंच जाएगा, एज पर पहुंच जाएगा, तो आपको बोट का डिस्प्लेसमेंट बताना है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो अप्रोच वैसा ही होगा, ठीक है, अप्रोच वैसा ही होगा। मैं मानूंगा कि मेरा जो बोट है वो पीछे चला गया, कितना x, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज किया, x कैसे पीछे चला गया, क्योंकि इसका रिएक्शन जो है वो 80 kg का रिएक्शन और इसका रिएक्शन जो है वो 50 kg का। और लॉजिकली देखो तो जब ये पर्सन आगे जाएगा तो बोट पीछे जाएगा, ये पर्सन आगे जाएगा तो बोट पीछे जाएगा, तो हर केस में ही, हर हाल में ही बोट को पीछे जाना है।
कितना गया पीछे x, यही x का वैल्यू फाइंड आउट कर। ठीक है, मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया हुआ है कि लेफ्ट को अलग लिखेंगे, राइट को अलग लिखेंगे, ठीक ना। मगर प्रॉब्लम है यहाँ x किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, मगर यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो पर्सन आगे जाएगा तो ये 5 मीटर आगे जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू बोट, ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू बोट। बोट पीछे जाएगा कितना x विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये पर्सन आगे कितना गया ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 5 माइनस x। सॉल्व, ए के लिए सॉल्व हो गया, बी के लिए सॉल्व करते हैं। बी जो है वो आगे गया है, ओके, ये बी जो है ये आगे गया है 5 मीटर विथ रिस्पेक्ट टू बोट, बोट पीछे गया है कितना x विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो पर्सन आगे कितना गया विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 5 माइनस x। ओके, तो दोनों के लिए सेम ही आ रहा है, तो ये पर्सन भी राइट में जा रहा है, ये पर्सन भी राइट में जा रहा है, बोट सिर्फ लेफ्ट में जा रहा है। तो पहले मैं राइट वाला लिख लेता हूँ, m1x1 प्लस m2x2 इज इक्वल टू m3x3। पहले बॉडी का मास 80, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 5 माइनस x, प्लस m2 कितना है 50, इसका डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 5 माइनस x इज इक्वल टू m3 क्या है बोट, बोट का मास है 20, इसका डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट में कितना हुआ है x, बस सॉल्व कर लो 0 0 0 तो कैंसिल, 40 माइनस 8x प्लस 25 माइनस 5x इज इक्वल टू 2x। ओके, तो ये हो जाएगा 15x। ओके, 15x इज इक्वल टू 15x इज इक्वल टू 1 मीटर इज द आंसर। पॉजिटिव आ रहा है, मतलब मैंने सही एज्यूम किया था, ये पीछे ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, इसमें एक वेज है 4 kg का और एक ब्लॉक है 1 kg का, फ्रिक्शनलेस सरफेस पर ये प्लेस्ड है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब ये ब्लॉक जो है वो बॉटम को पहुंचेगा तो आप ये बताओ कि ये जो वेज है वो कितना डिस्टेंस पीछे जाएगा। ठीक ना, सिंपल सा लॉजिक है, ये जब नीचे आएगा तो ये पीछे के डायरेक्शन में स्लिप करेगा, तो कितना स्लिप करेगा जब ये ब्लॉक जो है वो टॉप से कहाँ पहुंच जाएगा बॉटम पर, तो इसका डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है, इस वेज का आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन में भी वैसा ही कुछ है, इसमें भी आप देखोगे ये एक्शन रिएक्शन पेयर का क्वेश्चन है, ठीक ना, ये एक्शन रिएक्शन पेयर का क्वेश्चन है, ये नीचे को आ रहा है, ये पीछे जा रहा है, ठीक ना। एक्चुअली ये पीछे इसलिए जा रहा है क्योंकि जब आप इसका एफबीटी ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर एक फोर्स आप ड्रॉ करोगे नॉर्मल, ये नॉर्मल फोर्स है, ठीक ना। ये नॉर्मल फोर्स जो है वो किस पर एक्ट कर रहा है, ब्लॉक पर एक्ट कर रहा है, तो ब्लॉक की वजह से वेज पर भी एक्ट कर रहा होगा पीछे के डायरेक्शन में, ये यही वो नॉर्मल फोर्स है जो वेज पर एक्ट कर रहा है इस ब्लॉक की वजह से, जिसकी वजह से ये पीछे जा रहा है, ठीक ना। इसका एक दो कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है नॉर्मल का, यही इसको जो है पीछे ले जा रहा है। तो आपको सिर्फ इतना डिटेल में नहीं जाना है, आपको सिर्फ ये बताना है कि जब ये ब्लॉक नीचे को आएगा तो ये कितना पीछे जाएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये जो वेज है ये मान लो एक्स डिस्टेंस जो है वो पीछे चला गया, ओके, एक्स मीटर डिस्टेंस पीछे चला गया विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आपको फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, फॉर्मूला आपको यूज करना है, m1x1 इज इक्वल टू m2x2। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सारा स्टडी करना है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेज कितना पीछे गया है, तो अगर इसका मास 4 kg है और वेज का डिस्प्लेसमेंट x है, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू मास ऑफ ब्लॉक कितना है 1 kg, मास ऑफ ब्लॉक जो है वो 1 kg है। ये जो ब्लॉक जो है वो यहाँ से अगर यहाँ को जाएगा तो ये हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, एक चीज छूट गया था यहाँ क्वेश्चन में, सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन में ये भी मेंशन है 4 मीटर ये डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल, तो जब ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 4 मीटर, मगर ये जो 4 मीटर है ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक है विथ रिस्पेक्ट टू वेज, ओके। और यहाँ पर आपको जो पुट करना है वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पुट करना है। तो जब ये ब्लॉक जो है वो नीचे को आएगा तो ये वेज कितना पीछे जाएगा x, ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ब्लॉक कितना आगे गया 4 माइनस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दो 4 माइनस एक्स, इसको सॉल्व करो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो 4x इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, दिस मीन्स दैट 5x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/5, ओके, 4/5 मीटर इज द आंसर।